आप में से बहुत से छात्र ऐसे हैं जो स्टेट की अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और इनके लिए ज़रूरी है कि वो करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ बनाएँ। इसी को ध्यान में रखते हुए हम हर सप्ताह एक प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम पिछले 1 सप्ताह में जितनी भी महत्वपूर्ण करंट से जुड़ी हुई घटनाएँ हैं, इन पर प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या है आज का पहला प्रश्न? आज का पहला प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2025 के सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है, इसमें आपको भारत का स्थान बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 99वां, 100वां, 103वां या 104वां। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं और साथ ही विशेष तौर से याद रखिएगा कि जब भी आप वीडियो को देखें तो वीडियो को पॉज करके आप उत्तर को सोचने का प्रयास कीजिए ताकि आपका अपने स्तर पर भी एक मूल्यांकन लगातार होता रहे, जिस मूल्यांकन के आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति को निर्धारित कर सकें, तय कर सकें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 99वां स्थान भारत को एसडीजी इंडेक्स 2025 में प्राप्त हुआ है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया गया है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। तो भारत ने इसमें 99th रैंक हासिल की है 193 देशों में। भारत पहली बार शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ है इसकी रैंकिंग के अंतर्गत और भारत का स्कोर कितना है? 67 भारत का स्कोर है। अगर भारत की तुलना उसके पड़ोसी देशों से की जाए तो भारत के जो रैंकिंग है ये बांग्लादेश और पाकिस्तान से बेहतर है, क्योंकि बांग्लादेश को इसमें 114वां स्थान प्राप्त हुआ है, पाकिस्तान को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि अन्य देशों जैसे कई ऐसे देश हैं जिनमें भारत की जो रैंकिंग है वो कम, भारत की रैंकिंग है वो अन्य देशों से, अन्य पड़ोसी देशों से कम है। जैसे श्रीलंका की रैंकिंग 93वीं है, चीन की रैंकिंग 49वीं है। तो इनसे भारत ने कम रैंकिंग प्राप्त की है, भारत 99th नंबर पर है। अगर भारत की प्रगति के श्रेय के बारे में बात करें तो भारत ने कई फ्रंट पर बेहतर प्रदर्शन किया है। जैसे भारत ने गरीबी कम करने में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। हाल ही में बहुआयामी गरीबी हो या गरीबी के अन्य मानक हो, उनमें भारत की अच्छी प्रगति दिखाई देती है। स्वच्छ ऊर्जा तक भारत पहुंच भी बढ़ाने में कामयाब हुआ है, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो चाहे पवन एनर्जी हो, उस तक भारत अपने नागरिकों की पहुंच बढ़ाने में एक कामयाब हो पाया है। साथ ही भारत अपने यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार करने की बेहतर स्थिति में आ गया है और बुनियादी ढांचे में भी भारत ने लगातार प्रगति की है और यही कारण है कि भारत की रैंकिंग में एक सुधार हमें दिखाई देता है। वर्ष 2024 की रैंकिंग में भारत ने 109वां स्थान प्राप्त किया था, वर्ष 2025 की रैंकिंग में 99वां स्थान प्राप्त किया है। सतत विकास जो लक्ष्य है ये वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए थे। कुल 17 लक्ष्य हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। इसमें कई लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, जैसे जो एसडीजी 1 है वो गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, एसडीजी 3 स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है, एसडीजी 7 स्वच्छ और किफायती ऊर्जा से संबंधित है। यहाँ पर भारत ने प्रगति की है और साथ ही जो एसडीजी 13 है वो जलवायु कार्रवाई क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है और इसका ये भी कहना है कि केवल 17% लक्ष्य ही ऐसे हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक हासिल किए जाने की वस्तुतः वो स्थिति में है। वैश्विक स्तर पर चल रहे अलग अलग प्रकार के संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता और पर्यावरणीय संकट के कारण कहीं ना कहीं एसडीजी गोल्स को प्राप्त करने में वैश्विक स्तर पर हमें एक कमी नजर आती है। शीर्ष 20 देशों में से 19 देश यूरोप से हैं और जिनमें सबसे आगे हैं फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। तो आप देख सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर एक असंतुलन भी दिखाई देता है, यानी कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बेहतर प्रगति की है और कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने बिल्कुल प्रगति नहीं की, न के बराबर प्रगति की है। यानी वैश्विक स्तर पर अलग अलग देश जिस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा अंतर, एक गैप नजर आता है, एक असमानता नजर आती है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में कौन सा राज्य भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला है त्रिपुरा, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है केरल और चौथा है नागालैंड। तो कौन सा राज्य भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी त्रिपुरा बना है। तो त्रिपुरा को भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इससे पहले कौन से ऐसे राज्य हैं
जो पूर्ण साक्षर का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं गोवा है और मिजोरम है। और पूर्ण साक्षर का मतलब क्या है? पूर्ण साक्षर का मतलब है कि उस राज्य ने 95% या उससे अधिक साक्षरता दर अपने यहाँ हासिल कर ली है। इसकी घोषणा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के द्वारा की गई है और उन्होंने ये घोषणा उल्लास डेटा के आधार पर की है। और उल्लास डेटा क्या है? एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यानी जीवन पर्यंत सीखने को समझना सोसाइटी में सभी लोगों के लिए, समाज में सभी लोगों के लिए। ये एक उल्लास योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है जो 15 वर्ष से अधिक जो 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के जो नागरिक हैं जिन्हें औपचारिक शिक्षा हासिल करने का अवसर नहीं मिला, उनको शिक्षित करने का, उन्हें साक्षर बनाने का प्रयास करती है। त्रिपुरा की अगर हम प्रगति देखें तो वर्ष 2024-25 में यहाँ पर साक्षरता दर 95.6% हो गई है, जबकि 1961 में त्रिपुरा में साक्षरता दर केवल 20.24% थी और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर साक्षरता दर 87.22% थी और 2023-24 में 93.7% थी। तो आप देख सकते हैं कि 1961 के मुकाबले 2024-25 में कितनी प्रगति हुई है और ये अपने आप में एक सीख के समान है कि अन्य राज्य जहां पर अभी प्रगति कम है शिक्षा को लेकर के, अगर वो ठीक से प्रगति करें तो बेहतर प्रगति साक्षरता दर को हासिल करने के अंतर्गत की जा सकती है। अगर हम उल्लास योजना की बात करें तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसका उद्देश्य है 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के उन वयस्कों को साक्षर बनाना जिन्होंने औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं की है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ही उद्देश्यों के अनुरूप है और इसके अंतर्गत मुख्य फोकस किस पर किया जाता है? जो आधारभूत साक्षरता है, जो आधारभूत, जो बेसिक एजुकेशन, बेसिक लिटरेसी है, उस पर फोकस किया जाता है। और जो संख्यात्मक जीवन उपयोगी कौशल है, जो फंक्शनल लिटरेसी है जिसका आप व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, उस पर मुख्यतः इसके अंतर्गत उल्लास योजना के अंतर्गत फोकस किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में 8 गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड समाप्त करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, भारत, चीन, वियतनाम और उत्तर कोरिया। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी वियतनाम, इसमें सही होगा। तो वियतनाम की नेशनल असेंबली ने आपराधिक संहिता यानी क्रिमिनल कोड में संशोधन करके 8 गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। तो मृत्युदंड समाप्त किया है किसने? वियतनाम ने। नया कानून कब से लागू होगा? 1 जुलाई से लागू होगा। जिन अपराधों के लिए मृत्युदंड को हटाया गया है उन अपराधों में कौन कौन शामिल है? ब्राइबरी यानी घूसखोरी शामिल है, भ्रष्टाचार या गबन एम्बेजलमेंट शामिल है, नकली दवाओं का उत्पादन व व्यापार शामिल है, नशीली पदार्थों की अवैध ढुलाई शामिल है, एस्पियोनेज यानी जासूसी शामिल है, शांति भंग करना और आक्रामक युद्ध शुरू करना इसके अंतर्गत शामिल है, राज्य अवसंरचना, राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाना यानी उसको सबोटाज करना इसके अंतर्गत शामिल है, और सरकार को गिराने का प्रयास करना भी इसके अंतर्गत शामिल है। इनके लिए मृत्युदंड को हटा दिया गया है। अब इनके लिए जो अधिकतम सजा होगी वो क्या होगी? वो अधिकतम सजा होगी आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 1 जुलाई से पहले जिन लोगों को मृत्युदंड मिला है पर अभी तक फांसी नहीं हुई है, उनकी सजा भी आजीवन कारावास में इसके माध्यम से बदल दी गई है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, 126वीं रैंक है, 115वीं रैंक है, 141वीं रैंक है या 139वीं रैंक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन बी इसमें सही है यानी 115वीं रैंक भारत को इसके अंतर्गत प्रदान की गई है। तो वैश्विक शांति सूचकांक ये प्रदान किया गया है। तो इस वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025, और इसने बताया है कि वैश्विक शांति स्तर में 0.36% की गिरावट दर्ज की गई है और ये गिरावट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक, सबसे बड़ी गिरावट है। पिछले 17 वर्षों में जो औसत वैश्विक शांति स्कोर है उसमें 5.4% की गिरावट हुई है और ये गिरावट लगातार 2008 से जारी है। आप जानते हैं कि 2008 में एक बहुत बड़ा वैश्विक आर्थिक संकट पूरे विश्व में देखने को मिला था। 74 देशों में शांति स्तर में सुधार हुआ है जहां पर सकारात्मक संकेत प्राप्त होते हैं, और सबसे शांतिपूर्ण देश कौन से हैं? आइसलैंड है। वर्ष 2008 से अब तक दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड ही बना हुआ है। अगर भारत की रैंक की बात करें तो 115वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ है और इसका जो ग्लोबल पीस इंडेक्स स्कोर है वो है 2.229।
2024 में भारत को 116वीं रैंक प्राप्त हुई थी, 2023 में 126वीं, 2020 में 139वीं और 2019 में 141वीं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार भारत ने इसके अंतर्गत प्रगति की है। भारत में के शांति स्तर में 0.58% का एक सुधार वर्ष 2025 में देखने को मिलता है। अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें जहां पर वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा शांति दिखाई देती है, तो इसमें पहले नंबर पर आइसलैंड है, दूसरे पर आयरलैंड, तीसरे पर न्यूजीलैंड, चौथे पर ऑस्ट्रिया, पांचवें पर स्विट्जरलैंड, छठे पर सिंगापुर, सातवें पर पोर्चुगल यानी पुर्तगाल, आठवें पर डेनमार्क, नौवें पर स्लोवेनिया और 10वें पर फिनलैंड है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहां पर सिंगापुर को हटा दें और न्यूजीलैंड को हटा दें, सिंगापुर और न्यूजीलैंड, तो सारे 8 कंट्रीज जो है वो यूरोपियन कंट्रीज हैं। न्यूजीलैंड ओशियाना में आ गया और सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में आ गया। अगर हम उन 10 देशों को देखें जहां पर सबसे कम एक प्रकार से शांति दिखाई देती है, सबसे ज्यादा अशांति जिन देशों में दिखाई देती है, तो वे 10 देश कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा अशांति की स्थिति हमें देखने को मिलती है? तो 163वें स्थान पर रशिया। रशिया में आप जानते हैं कि 2022 से लगातार रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण रशिया में स्थिति खराब है। इसके अलावा 162वें नंबर पर मतलब शांति, रशिया में स्थिति खराब नहीं कहना चाहिए बल्कि रशिया में एक अशांति की स्थिति है और कई वैश्विक संगठन ऐसे भी मानते हैं, क्योंकि अधिकतर ये जो रैंकिंग जारी की जाती है ये वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जारी की जाती है। तो वेस्टर्न कंट्रीज के जो विद्वान हैं वो ये भी मानते हैं कि पुतिन के खिलाफ रशिया में ही कहीं ना कहीं एक असंतोष की स्थिति है और इसलिए उन्होंने इसको सबसे नीचे के रैंक प्रदान किया है। तो इनको ये भी नहीं, जो जो वर्ल्ड रैंकिंग है इनके बारे में कभी ऐसा मत सोचिएगा कि ये पूरी तरह से पक्षपात रहित होती है। इनमें कहीं पक्षपात का एक दृष्टिकोण निहित रहता ही है और जो ये मानक अपनाते हैं, जो स्टैंडर्ड अपनाते हैं, जो इंडिकेटर्स अपनाते हैं, संकेतक अपनाते हैं, उसमें भी एक पक्षपाती दृष्टिकोण नजर आ जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे लिए अलग अलग मानकों के रूप में इनको समझना महत्वपूर्ण है। तो 162वें नंबर पर यूक्रेन रखा गया है, 161वें नंबर पर सूडान है, 160वें नंबर पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और 159वें नंबर पर येमेन है। तो ये बॉटम जो 5 कंट्री है उसके बारे में हमने बात की जहां पर वैश्विक शांति की स्थिति सबसे कम है। अगला प्रश्न है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी जो वैश्विक सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर है उनका एक सूचकांक है वर्ष 2025 का। ये किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट या विश्व आर्थिक मंच। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रकाशित किया गया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025। दुनिया के 173 शहरों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। वैश्विक औसत जीवन योग्यता स्कोर कितना प्रदान किया गया है? 76.1 100 में से, यानी पिछले वर्ष जितना ही प्रदान किया गया है। शहरों का मूल्यांकन किन मानकों के आधार पर किया गया है? 30 संकेतकों के आधार पर किया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण संकेतक हैं राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता, स्वास्थ्य सेवाएं, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा। इनके आधार पर शहरों का मूल्यांकन किया गया है। अगर हम टॉप 10 कंट्रीज देखें या टॉप 5 शहर देखें जो सबसे ज्यादा रहने योग्य हैं, तो उसमें पहले स्थान पर कौन सा शहर दिया गया है इस इंडेक्स में? डेनमार्क का कोपेनहेगन, दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रिया का वियना, तीसरे पर है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक, चौथे पर कौन सा है? आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरा और तीसरा नंबर है ज्यूरिक और वियना का, ये समान ही नंबर है। इसको आप दूसरा नंबर भी कह सकते हैं, दूसरा तीसरा नहीं कह सकते, क्योंकि इनका स्कोर समान है। 97.1 का ही इनका स्कोर है और अलग अलग मानकों पर अगर आप इनका स्कोर देखेंगे और उसका जोड़ करेंगे तो वो स्कोर समान देखने को मिलेगा। तो दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं वियना और ज्यूरिक है। तीसरे पर तीसरा स्थान यहां पर नहीं दिया गया है क्योंकि ये 2 पर 2 आ गए हैं। तो चौथे नंबर पर है ऑस्ट्रिया का मेलबर्न और पांचवें पर है स्विट्जरलैंड का जेनेवा। यहां पर अगर आप टॉप बॉटम 5 कंट्री देखें तो बॉटम 5 पर यहां आपको देखने को मिलेगा, पहले नंबर पर बॉटम 5 में आपको देखने को मिलेगा डेमेस्कस यानी दमिश्क सीरिया का, दूसरे नंबर पर आपको लीबिया का त्रिपोली, तीसरे पर ढाका बांग्लादेश का, चौथे पर पाकिस्तान का कराची और पांचवें पर अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। ये ऐसे शहर हैं जो सबसे कम रहने योग्य हैं। अगला प्रश्न है श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर कहां स्थित है?
आपके सामने 4 ऑप्शन है, तिरुपति आंध्र प्रदेश, मदुरई तमिलनाडु, भुवनेश्वर ओडिशा या श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर श्रीशैलम में है। तो ये एक मंदिर की तस्वीर है जो कि मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है श्रीशैलम में आंध्र प्रदेश के। यहाँ पर हाल ही में एक ऐसा अभिलेख प्राप्त किया गया है जो हेली पुच्छल तारे का पहला अभिलेखीय वर्णन है, पहला एपिग्राफिकल संदर्भ प्रदान करता है हेली पुच्छल तारे। हेली पुच्छल तारे की जो घटना है वो 1456 ईस्वी की मानी जाती है और ये जो उल्लेख है ये 1456 ईस्वी में दिनांकित विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल की तांबे की पट्टिका पर पाया गया है। ये पट्टिका श्रीशैलम की मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश में संरक्षित है। शिलालेख संस्कृत में नागरी लिपि में लिखा गया था। इसमें धूमकेतु यानी कॉमेट और उल्का पृष्ठ यानी मिटियोर शोवर की घटनाओं का वर्णन है। ये घटना हेली के पुच्छल तारे को कि 1456 ईस्वी में हुई पुष्टि के साथ मेल खाती है। ऐसी घटनाओं को परंपरागत रूप से कैसा माना जाता था? अपशकुन और विनाश का संकेत माना जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली शुरू की? 4 ऑप्शन है आपके सामने, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी बिहार ने पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है। तो बिहार शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सीडैक द्वारा विकसित, सीडैक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है, प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, प्रमुख अनुसंधान सेंटर है। उसके द्वारा 2 मोबाइल एप्लीकेशन ई वोटिंग HEBHR और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक अन्य ऐप के माध्यम से ये डिजिटल वोटिंग पद्धति को लागू करने की एक पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली है, इसमें मतदान केंद्रों पर ई वोटिंग मशीनों, जिनको कियोस्क के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है और तुरंत वोट को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना ही ये रसीद प्रदान करने में सक्षम होता है। भारत में अपनी तरह का ये पहला इंसिडेंस होगा, पहला उदाहरण होगा जब शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा। बिहार नगर पालिका और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला देश का इस प्रकार से पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, कप्पाट गुड्डा या कप्पाटा गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है कर्नाटक। इसके बारे में जानते हैं। कप्पाटा गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के गडग जिले में है। क्षेत्रफल इसका कितना है? 244.15 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्र। अगर हम इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र शुष्क उत्तर कर्नाटक में स्थित है, लेकिन जैव विविधता के दृष्टिकोण से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। समृद्ध जैव विविधता के कारण इसे उत्तर कर्नाटक का पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। यहाँ सूखी पर्णपाती वनस्पति, घास के मैदान, झाड़ीदार भूमि और नदी तटवर्ती क्षेत्र पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का एक ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि यहाँ पर प्राचीन मंदिर और उनके खंडरों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं और ये अवशेष किससे संबंधित माने जाते हैं? चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश की विरासत के रूप में इनको देखा जाता है। अगला प्रश्न है, सालखन फॉसिल्स पार्क किस राज्य में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार। इसका सही उत्तर क्या है? सालखन फॉसिल्स पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश में। चलिए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सालखन फॉसिल्स पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है और हाल ही में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है और अस्थायी सूची में शामिल करना वस्तुतः स्थायी सूची में शामिल करने की प्रारंभिक चरण में शामिल होता है। ये जो पार्क है ये सालखन गांव के पास रॉबर्टगंज से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकन प्रक्रिया का पहला कदम है कि उस स्थल को अस्थायी सूची में शामिल किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत यूनेस्को की जो टीम है स्थल का निरीक्षण करती है और आमतौर पर 1 वर्ष इस पूरी प्रक्रिया में लग जाता है। पार्क उम्मीद है कि आने वाले 2 वर्षों में जो स्थायी विश्व धरोहर है यूनेस्को के अंतर्गत उसका दर्जा इसको प्राप्त हो जाएगा। ये मान्यता उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन छवि के रूप में, इसके जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन छवि है उसको मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। राज्य को इको टूरिज्म
और वैज्ञानिक शोध का केंद्र बनाएगी। पार्क को दुनिया के सबसे प्राचीन जीवाश्म स्थलों के रूप में एक भी माना जाता है, यानी दुनिया के सबसे प्राचीन जीवाश्म स्थलों में इसकी गिनती की जाती है, वहां पर इसको माना जाता है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। अभ्यास प्रश्न है, इफको यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव्स अपना पहला विदेशी नैनो फर्टिलाइजर संयंत्र किस देश में स्थापित कर रहा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, अमेरिका, नेपाल, स्लोवेनिया या ब्राजील। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।